नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पर कराने जा रहे हैं। और ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसके फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किया जाता है, क्या अप्रोच होती है, और साथ ही साथ ये देखा था कि फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक्चुअली करना क्या होता है। पहले हम लोग सीखा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, 15 क्वेश्चन हो पाए थे और बचे हुए क्वेश्चंस यहाँ पर है सेकंड पार्ट में लेकर आए हैं आपके लिए। तो अब जैसा कि आपको पता है कि फ्रेज रिप्लेसमेंट में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और स्पॉटिंग एरर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना सा कि स्पॉटिंग एरर्स में जो सेंटेंस होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसी एक पार्ट में एरर होता है, वो जो जिस भी पार्ट में एरर है वही आपका आंसर हो जाता है। अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा तो आपको लास्ट ऑप्शन टिक करना होता है, जो कि होता है पार्ट ई या डी, नो एरर का। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होता है कि एक फ्रेज को या एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को बोल्ड कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए भाई, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को बोल्ड कर दिया जाएगा, जैसे यहां पर ये पूरा येलो में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में येलो में लिख के आएगा या रेड में लिख के आएगा, एग्जाम में तो सीधे सीधे लिखा होगा और सीधी सीधी बात है कि यहां पर क्या कर देगा, इस चीज को बोल्ड लेटर में बना देगा, बोल्ड में, या हो सकता है कि ये अंडरलाइन कर दे इस तरीके से। तो जो भी अंडरलाइंड है या बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है उसी को आपको रिप्लेस करना होगा। ये पूरे सेंटेंस को रिप्लेस नहीं करना, जितना पार्ट आपको अलग से दर्शाया गया है उसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसमें आपको हेल्प क्या मिल जाती है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहां पर कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शन। अब यहां पे नो एरर जो लिखा हुआ है, नो एरर का मतलब यहां पर क्या है, नो इंप्रूवमेंट इसको हम लोग बोल दें। अगर नो इंप्रूवमेंट ऐसे भी लिख के आता है, नो करेक्शन और नो एरर और नो इंप्रूवमेंट, ये भी हो सकता है, राइट। तो जो भी आपको लगता है वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात बहुत ध्यान देनी है, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये वाला भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, 2 ऐसा लगता है जो सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर हमेशा एक ही होता है। रीजन क्या है, हो सकता है ग्रामेटिकली हमने कोई क्वेश्चन अपने हिसाब से सही कर दिया, लेकिन इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है ग्रामेटिकली ही तो सही करना है, साथ ही साथ क्या करना है आपको, वो तो सही बात है ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं करना। अगर वर्ब में बात हो रही तो वर्ब में बात करो, अचानक से नाउन लगाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो इंप्रूवमेंट के बाद हमारा सेंटेंस लेंदी हो जा रहा है तो लेंदी वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर वो बात हम आसानी से कह सकते हैं तो उस चीज को कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लेंदी सा क्वेश्चन है, और देखते हैं किसमें कौन से पार्ट को, जैसे कि यहां पर मेंशन किया गया है, ब्लू कलर से लिखा गया है, यहां से लेकर यहां तक इसको रिप्लेस करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो चलो सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है और किस तरीके से इसको हम लोग रिप्लेस करके इंप्रूव कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्स में आता है बेटा, बैंक एग्जाम में भी आता है और एसएससी के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ऐसा लग रहा होगा, कई बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, बड़ा सेंटेंस देख के कहते हैं कि ये हम छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको तो सिर्फ ये देखना है कि इस पार्ट में एरर क्या है, गलती क्या है, राइट, इंप्रूवमेंट क्या है। आपको पूरे सेंटेंस से मतलब ही नहीं है। आपने एक फ्लो में पढ़ा और देखा कि बस इतना चेक करना है कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, सही तरीके से वर्ब लगा है कि नहीं लगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, अगर टू लिखा हुआ है तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। इसके बाद अगर मान लो सेंटेंस हमारा पास्ट में शुरू हो रहा है तो सेंटेंस हमारा आगे का पास्ट में है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो चलो देखते हैं। लिखा है एवरी मूव फ्रॉम, हर एक मूव की बात कर रहा है जो लिया गया है, फ्रॉम टाइटनिंग लिक्विडिटी एंड रेजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए और लिक्विडिटी को और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए, टू डिस्कशन ऑफ नॉन रेसिडेंट बोरोइंग, नॉन रेसिडेंट बोरो जैसे उधार लेना होता है उसके कंसीडर में बात कर रहा है, एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेरिवेटिव्स वॉज, अब देखो यहां पे वॉज लिखा है, वॉज इंटरप्रेटेड एज ए पैनिक रिएक्शन। पैनिक का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा घबरा जाना, नर्वसनेस के साथ पैनिक हो जाना। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, इसका अर्थ निकालना, एज ए पैनिक रिएक्शन दैट ओनली, जो कि क्या करता है, ओनली कंफर्मिंग द रुपी वॉज अंडर प्रेशर, जो कि कंफर्म करता है या कंफर्म करता था कि जो रुपी था वो अंडर प्रेशर था। क्लियर हुआ। अब हमें करना क्या है, यहां पर एक देखो वर्ब लगी हुई है, द रुपी वॉज। क्लियर। अब हमें
क्या चीज, ये जो रिएक्शन है दैट ओनली क्या करता है, कंफर्म करता है, ये सेंस आ रहा है, कंफर्म करता हुआ का सेंस नहीं आ रहा, तो यहां पर आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल इस बात का कि सर यहां पर दो ऑप्शन है, एक ये है विल कंफर्म आ सकता है क्या, तो आपने यहां पर देखा कि यहां पे तो वॉज लिखा हुआ है, तो विल और वॉज का कॉम्बिनेशन कभी होता नहीं कि एक जगह पास्ट लिखा एक जगह फ्यूचर हो गया, नहीं, गलत। अगर यहां पास्ट है तो क्या हम यहां पे कंफर्म्स कर दें, कंफर्म द रुपी वॉज अंडर प्रेशर, कंफर्म्स भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां आगे क्या लिखा हुआ है, देखें वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब चीजें हमारे किस में चली आई, पास्ट में चली गई। अगर हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें पास्ट फॉर्म का यूज करना जरूरी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कंफर्म्ड। अब एक बार फ्लो से सेंटेंस पढ़ो कि एवरी मूव फ्रॉम टाइटनिंग लिक्विडिटी एंड रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू डिस्कशन ऑफ नॉन रेसिडेंट बोरिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डेरिवेटिव्स वाज इंटरप्रेटेड एज अ पैनिक रिएक्शन दैट ओनली, जो कि जिसने कंफर्म किया, क्या क्या कंफर्म किया, दैट ओनली कंफर्म्ड द रुपी वाज अंडर प्रेशर, तो कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, कैसे हुआ, क्योंकि आगे की बात किस में लिखी है, पास्ट में लिखी है, तो दैट मस्ट बी इन पास्ट, ये पास्ट में होना बहुत जरूरी था। क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन कैसे सही हो गया। अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़े भाई, पहले टेक योर टाइम, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं, बताता हूं आपको कि इसमें क्या एरर होगा या क्या करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा। स्पॉटिंग एरर्स में बच्चों इस टाइप से आपको ऑप्शंस नहीं मिलते कि मोस्ट एक्सपेक्टेड लिखा है, मोर एक्सपेक्टेड होगा, मोस्टली एक्सपीरियंस, ये सब ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। क्या होता है, सीधे सीधे 4 या 5 सेंटेंस लिख देगा, कहेगा कौन सा वाला सही कौन सा गलत, या एक ही सेंटेंस को डिवाइड कर देगा पार्ट्स में, कहेगा कौन से पार्ट में एरर है, तो वो मुश्किल होता है ज्यादा। लेकिन ये पार्ट जो होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंप्रूवमेंट का या फ्रेज रिप्लेसमेंट का, ये ईजी पड़ जाता है, उससे काफी ईजी रहता है, क्योंकि ऑप्शन से भी हेल्प मिल जाती है हमें। तो उम्मीद है आंसर आ गया होगा। कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ अग्री करना, किस चीज से सेटिस्फाइड होना, कंप्लाई विद। ए टीचर इज मोस्टली एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद एग्जिस्टिंग करिकुलम से बना है, यानी कि पार्ट ऑफ द सिलेबस होता है जो हमारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, करिकुलम, और इसका प्लूरल क्या होता है, करिकुला, राइट, प्लूरल ऑफ करिकुलम। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, असेसमेंट मोड्स, मीटिंग एजेंडाज, नॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड कंपटीशन गाइडलाइंस। यानी एक जो टीचर होता है ना, एक्सपेक्ट किया जाता है सबसे ज्यादा कि वो कंप्लाई करेगा इस चीज के साथ, सहमत रहेगा। तो यहां पर मच या मोर लगाने की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि टीचर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है, और टीचर की जो पद होता है, जो गरिमा होती है, वो इस हिसाब से बनी रहती है कि वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड यही होता है कि वो कंप्लाई करेगा विद द करिकुलम के पार्ट के ऊपर, राइट। तो यहां पर जो मोस्टली एक्सपेक्टेड लिखा है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट और नो करेक्शन रिक्वायर्ड और नो एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से पढ़े इसको। क्या लिखा है भाई, एज वी ग्लाइड ऑन द लेक। ग्लाइड का मतलब क्या, उड़ना, ग्लाइडर्स होते हैं ना। लेक का मतलब क्या, झील। अब देखो आगे क्या लिखा है, द साइलेंस वॉज ब्रोकन, ओनली द रिदमिक साउंड ऑफ द वुडन ऑर्स। वुडन ऑर्स का मतलब क्या है, नाव वगैरह, लकड़ी से बनी हुई नाव। बीटिंग वाटर, यानी वाटर को बीट करते हुए आगे बढ़ते हुए। द सॉफ्ट पिंक्स एंड पर्पल्स ऑफ डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है, जैसे एकदम सवेरा हो रहा होता है, डॉन उसको बोलते हैं, राइट। बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हैं, नाम नहीं याद आ रहा था। गिविंग वे टू ब्राइटर येलोज एंड ऑरेंजेस, यानी कि जो स्काई का कलर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है जैसे हम लेक की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, ग्लाइड करते हैं, और साइलेंस ब्रोकन हो जाती है किसके द्वारा, राइमिक रिदमिक साउंड जो है किसका, नाव आगे बढ़ती है।
एक मतलब कहते हैं ना पोइटिक वे से कुछ बयान कर रहा है यहाँ पर, कहना चाहता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब, मैंने कहा ना इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4-5 लाइन के सेंटेंसेस लिखे हुए, आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको ये देखना है कि द साइलेंस वॉज, इसका मतलब द सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट, क्योंकि यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट में सेंटेंस होना चाहिए। अब देखो एज वी ग्लाइड इसलिए गलत हो गया, पहले हमें ये चेक करना होता जो लिखा है वो गलत है या सही है। जो लिखा है वो गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसको भी पास्ट होने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर लिखे एज वी आर ग्लाइडिंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बात हमें पास्ट में चाहिए। एज वी ग्लाइडेड, यहाँ ये होगा। एज वी ग्लाइड्स, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट में। एज वी ग्लाइड अपॉन द लेक लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब सीधी सी बात है कि हम अपॉन कब लगाते हैं, जब हम मूविंग कंडीशन में किसी और जगह से किसी और जगह तक जाते हैं तब, राइट, तब लगाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, एज वी ग्लाइडेड ऑन द लेक। अपॉन कब लगाते हैं, जब जंप करते हैं, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली गई, जब पोजीशन में चेंज हुआ, प्लेस में चेंज हुआ, तब ऑन का अपॉन हो जाता है, अदरवाइज ऑन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चाहे ओवर लगाते हैं, ओवर का मतलब लेक के ऊपर, और ऑन द लेक का मतलब लेक पर, राइट। सो एज वी ग्लाइडेड ऑन द लेक, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द बंगाल फेमिन। फेमिन का मतलब क्या होता है, अकाल, किसी चीज की कमी हो जाना, अकाल पड़ जाना ना? द बंगाल फेमिन इज ए फेलियर ऑफ स्टोरी टेलिंग एज इट गेट्स sublimated into policy narratives or wartime memories। जैसा कि मैंने कहा, आपको बहुत ज्यादा सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना है, बस आप ये देखें कि स्ट्रक्चर सही है या गलत है। द बंगाल फेमिन इज ए फेलियर, यहाँ पे नाउन है, फेलियर है ना, इज ए फेलियर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसमें कोई भी इतनी पार्ट में क्या कोई आपको इंप्रूवमेंट या कोई भी गलती नजर आती है, नहीं नजर आती, तो क्या हो जाएगा, अगेन नो इंप्रूवमेंट, नो रिप्लेसमेंट, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, नो एरर, राइट। फिफ्थ वन क्या है, देखें पढ़े। द रिसेंटली कंक्लूडेड मिशन विद्या इन गुजरात once again draw attention to the intractable problem of low learning levels among government school children। इंट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको आसानी से समझा जा सके या जिसको आसानी से इंप्लीमेंट किया सकते। इंट्रैक्टेबल का मतलब ये हुआ कि बड़ी प्रॉब्लम, समस्या जिसका कोई निदान ना हो। ए रिसेंटली कंक्लूडेड जो मिशन है विद्या जी के नाम से गुजरात में, वंस अगेन उसने ड्रॉ किया है अटेंशन को लोगों की, किसकी तरफ, इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, किस चीज की प्रॉब्लम है, ऑफ लो लर्निंग लेवल्स अमंग गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें जो लर्निंग लेवल होता है कम होता है। अच्छा, आप बहुत ध्यान समझना, मिशन विद्या इज अ सिंगुलर टर्म है ना, या तो ये बात पास में हो रही होगी या प्रेजेंट में हो रही होगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बात ऐसा लग रहा है क्योंकि रिसेंट कोई न्यूज वाली बात है, तो किस वजह से हो रही होगी, किस टाइप में हो रही होगी, प्रेजेंट में हो रही होगी। अगर ये पास्ट में होती तो यहां पर ड्रू जैसा कोई ऑप्शन होता, ड्रू है नहीं, है ना, तो इसको किस में मानेंगे हम, इसको मानेंगे ये प्रेजेंट की बात चल रही है, राइट। तो अब देखो, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वर्ब में ऐसे इस लगाते हैं, ड्रॉन तो आ नहीं सकता बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो बात यहां पर प्रेजेंट की क्योंकि हो रही है, प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेजेंट को, इसलिए क्या हो जाएगा, ड्रॉज अटेंशन टू द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, बी वाला, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या था, मिशन विद्या। ड्रॉज, वंस अगेन लिखा हो ना, एक बार फिर से, वंस अगेन ड्रॉज अटेंशन, राइट, एक बार फिर से अटेंशन ड्रॉ करता है। ये थोड़ी कहेंगे एक बार फिर से अटेंशन ड्रॉ किया था, एक बार फिर से अटेंशन ड्रॉ किया था, हेड ड्रॉन लगाने की जरूरत नहीं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज research has shown that lower primary levels, especially class 4th and below, are critical in laying a foundation for learning and ensured a liking for school।
एक चीज होती है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म जो ये कहता है कि अगर आपने किसी चीज को बताया आईएनजी फॉर्म में स्टार्ट करके तो आगे सभी पूरे सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म लगाओगे। और अगर आपने नाउन की शुरुआत की है, आपने जेरंड का यूज नहीं किया, आपने नाउन एक, देखो नाउन और जेरंड में फर्क क्या होता है? आप कहोगे सर दोनों ही तो नाउन होते हैं। जेरंड एक वर्ब से बनता है जिसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जबकि नाउन क्या होता है कि जिसमें हम लोग, जरूरी नहीं कि आईएनजी फॉर्म ही लगी हो, यानी कि अपने आप में वो एक नाउन होता है। जैसे अगर हम कह दें कि रिस्पॉन्ड एक वर्ब है, रिस्पॉन्डिंग हिम, यहां पे रिस्पॉन्डिंग क्या है? जेरंड बन गया, रिस्पॉन्डिंग हिम वाज अ ग्रेट जॉब, यहां पे रिस्पॉन्डिंग क्या हो गया? नाउन बन गया, सब्जेक्ट बन गया जेरंड के फॉर्म में। फिर अगर मैं इसको बोल दूं कि रिस्पॉन्डिंग की जगह मैं लगाऊंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्कूल वाज कमिंग, तो अब यहां पे नाउन बन गया। तो ये देखा जाए तो टोटली ओरिजिनेटेड एज ए नाउन, नाउन से ही बना है, हमने वर्ब से नहीं बनाया। तो ये फर्क होता है एक प्रॉपर, एक अगर पहले से जो नाउन बना है उसमें और एक वर्ब से आईएनजी बना के जो जेरंड बना गया उसमें फर्क होता है। तो अब यहां पर क्या लिखा है? रिसर्च हैज शोन, रिसर्च ने शो किया है कि दैट लोअर प्राइमरी लेवल जो है स्पेशली क्लास 4 एंड बिलो से कम आर क्रिटिकल, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं इन लेइंग ए फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन मतलब क्या? बेस बनाना, फाउंडेशन फॉर लर्निंग। देखो यहां पर आईएनजी फॉर्म आ गई, फॉर किस चीज के लिए? फॉर लर्निंग एंड इंश्योर, नहीं एंड इंश्योरिंग, एंड इंश्योरिंग ए लाइकिंग फॉर स्कूल। अब देखो ये कहां पर है? अच्छा, अब देखो यहां पर इंश्योरिंग ए लाइक, इंश्योरिंग ए लाइकिंग, कौन सही होगा? अब आप कहो कि सर ए लाइक पे तो हो सकता है, नहीं, यहां पर लाइकिंग का मतलब यह है कि पसंद करना, जबकि अगर आप कहोगे इंश्योरिंग ए लाइक, अरे कोई फेसबुक इंस्टा थोड़ी चला रहे हैं कि आई नीड ए लाइक फ्रॉम योर साइड, आपने एक लाइक दे दिया किसी को, है ना, पसंद कर दिया, थंब अप कर दिया तो एक लाइक हो गया। तो यहां पर एक लाइक देने के बाद उसको पसंद करने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? लाइकिंग हो जाएगा, इंश्योरिंग ए लाइकिंग फॉर स्कूल। जैसे कि यहां पर लिखा हो, देखो ए लाइकिंग फॉर स्कूल, क्लियर? तो यहां पर ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला, इंश्योरिंग ए लाइकिंग फॉर स्कूल। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा है रैंक्ड 10th in the world currently, Anand is the one of the strong players in the world even at 48, and his performance has put skepticism around his age to rest. बताएं। सेप्टिसिज्म का मतलब शक करना। रैंक 10th इन द वर्ल्ड करेंटली, यानी कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में रैंक 10th आई, जिसकी आनंद इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आनंद जो है वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के उनमें से एक है। इवन एट द एज ऑफ, क्या लिखा है? 48 का मतलब क्या? एज। तो अब यहां से लेकर यहां तक वाले पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। तो क्या लगता है कौन सा आंसर सही होना चाहिए? चलो भाई बताओ। आनंद इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लिखा हुआ है, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नहीं होगा। दुनिया में से जितने भी, दुनिया भर में जितने भी सबसे ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी उनमें से एक है ना, ये बात करेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएगा। इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्गर यहां पे लिखा है, यही नहीं हो सकता। यहां पर प्लेयर लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप वन की बात करो ना, देखो यहां पे क्या लिखा है? वन। वन के बाद आने वाला नाउन जो होता है, सॉरी यहां नहीं, आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ये तो इन द वर्ड की बात कर रहा है। इसके बाद इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स, देखो एस लगा रखा है, ऐसे यहां पर लगेगा क्योंकि जब भी हम वन ऑफ की बात करते हैं तो उधर नाउन एक से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो हम वन ऑफ की बात करेंगे। यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोलेंगे। यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक हो, तो क्या करते भाई? इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सी वाला, राइट?
इसमें स्ट्रॉन्गर लगा है, इसमें प्लेयर्स नहीं था, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ए वर्ल्ड विदाउट न्यूज वुड बी अनबियरेबल, मिसेस रूबी फाइंड द प्रेजेंट chaos ए collision ऑफ टू वर्ड्स। देखो मिसेस रूबी लिखा है, अब इसके बाद देखो फाइंड लिखा हुआ है। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट में माने तो फाइंड्स होगा, फाइंड हो नहीं सकता। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में माने तो फाउंड होगा। तो अब पता ये चला कि जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, फाइंडिंग वाला हटा दिया, फाइंडिंग नहीं हो सकता इसके तुरंत बाद, इज अ मार्क लगा नहीं, फाइंडिंग कैसे कर दोगे। अब देखो यहां पर फाउंड द प्रेजेंट chaos ए, chaos का मतलब क्या होता है, शोरगुल, इसको चाओस नहीं पढ़ते chaos पढ़ते हैं। एक कोलाइड नहीं हो सकता, कोलाइड क्या होता है, वर्ब होता है, कोलिजन क्या होता है, नाउन होता है, तो ये कोलाइड वाला भी हटा दिया, सी हटा दिया, डी हटा दिया। अब हमें पहले और दूसरे में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा होना चाहिए। फाउंड द प्रेजेंट chaos ए कोलिजन ऑफ द टू वर्ड्स या फाउंड। अब देखो क्योंकि यहां पे लिखा है एज ए पर्सन हु बिलीव्स, यानी कि बात हो रही प्रेजेंट में, जब बात प्रेजेंट में होती है प्रेजेंट की तरफ जाएंगे तो क्या कर देंगे, फाइंड्स द प्रेजेंट chaos ए कोलिजन ऑफ टू वर्ड्स। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए क्विक टेस्ट टू चेक इफ यू हैड अ टेस्ट फॉर फिलॉसफी is to ask yourself, why is there something rather than nothing? कह रहा है कि अगर आपको चेक करना है कोई टेस्ट कि आपके अंदर एक टेस्ट है फिलॉसफी का, वो तरीका क्या है, अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों है कि वाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, ऐसा क्यों है जो कुछ ना होने से कुछ होना जो है वो बेहतर है। कुछ नहीं होने के बजाय क्या है, कुछ है, ये कहना चाह रहा है, क्यों है। अगेन सेइंग, यहां पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ के समझो, बस आपको ये देखना है कि जो रिटन पार्ट यहाँ पर है, बोल्ड पार्ट लिखा हुआ है, वो सही है गलत है, या जो इटैलिक पार्ट लिखा हुआ गलत या सही। देखो यहाँ क्या लिखा है, क्विक टेस्ट टू चेक इफ यू हैड अ टेस्ट फॉर फिलॉसफी इज लिखा है, यानी कि ये तो बात कर रहा है कि अगर आपके पास है टेस्ट, तो हैड तो नहीं आ सकता, हैव आना चाहिए, इफ यू हैव अ टेस्ट, क्योंकि आगे इज लगा हुआ है। यू के साथ हैज आता नहीं कभी, हटा दिया। ये भी नहीं, अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। वेदर के साथ भी हैड यहां पर जाएगा नहीं, क्योंकि पास की बात नहीं हो रही, बचा क्या, ये इफ यू हैव अ टेस्ट फॉर फिलॉसफी, राइट। नेक्स्ट इज 10th, टू प्रिवेंट्स फंगल अटैक, मिल गया तुरंत, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस और एस, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट फंगल अटैक। टू प्रिवेंटिंग गलत, टू हैव प्रिवेंटिंग गलत, इन ऑर्डर टू प्रिवेंटिंग गलत, टू प्रिवेंट ये वाला डी, टू प्रिवेंट फंगल अटैक। नेक्स्ट इज, while each wind draws attention to the number of hours spent in the gym or the court, defeats tend to reduce these contests to a narrative of missed opportunities. No matter what the sentence is saying, you cannot help anymore if you're not able to understand the meaning of the given sentence, but you can help yourself while correcting those written words in a correct manner, because this is the part of what you have to correct and what you have to improve in order to make the sentence meaningfully complete. ज़्यादा तो नहीं हो गया, खैर कोई बात नहीं। क्या लग रहा है, खुद से बताएं। कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर
नहीं है, आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। व्हाइल ईच विंस ड्रॉज अटेंशन टू द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन द जिम, और उसको लिखा है डिफीट्स 10 टू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें व्हाइल ईच विन ड्रॉज, बिल्कुल सही है, नो एरर। नेक्स्ट 12th वन, द फॉलिंग रूपी, गिरता हुआ पैसा, ऑयल प्राइस ट्रेंड्स, ऑयल प्राइस के जो ट्रेंड्स हैं, और द एक्सपेंडिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो यहां पर इसने बात किया है द फॉलोइंग रुपी की, यानी कि रुपी एज ए नाउन, और इसको एडजेक्टिव बना के क्वालिफाई कराया, किससे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्वालिफाई कराया। यहां पर इसने एक नाउन का यूज किया है, नाउन का यूज कर ही सकता था और कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि यहां पर नाउन ही लिख सकते हो और कुछ नए तरीके से बना नहीं सकते हो। हालांकि यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे द फॉल ऑफ रुपी, द फॉल ऑफ रुपी भी कहते तो भी सही होता, लेकिन इसने कहा कैसे? द फॉलिंग, गिरता हुआ रुपया। अब यहां पर देखो द एक्सपैंड ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, यहां पर आपने ऐसा लिखा फॉलिंग रुपी, और यहां पर आपने ऑफ लगा दिया और एक्सपैंड का यूज किया। एक्सपैंड तो खैर गलत है, एक्सपेंशन कहो तब भी गलत हो जाएगा। अगर हम ये कह दें एंड द एक्सपेंशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ लोगों को ये सही लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये गलत है। रीजन क्या है कि हमें यहां पे नाउन नहीं लाना है, हमें करना क्या है? फॉलिंग रुपी से उसने शुरुआत किया है, तो रूल ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि अगर आपने आईएनजी फॉर्म से शुरू किया है तो आगे भी आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। अगर आपने नाउन के केस में शुरू किया तो आगे भी नाउन होना चाहिए। तो फॉलिंग रुपी, तो यहां पर एंड द एक्सपेंडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। ऑफ हटाएंगे, एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, इसको कर देंगे एक्सपेंडिंग, बढ़ता हुआ। राइट तो देखो कौन सा ऑप्शन में जा रहा है? दी एक्सपेंडिंग, देखो एक्सपेंडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, सी वाला सही हो जाएगा, ए वाला लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, हालांकि ए लगा दोगे तो भी ग्रामेटिकली सही होगा, लेकिन रूल ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि चीजें पैरेलल में होनी चाहिए। अगर आपने उसमें एनजी फॉर्म का यूज किया तो यहां पर भी एनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। राइट नेक्स्ट, the manufacturing industry in India has gone through various phases of development. डेवलपमेंट जो हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट, वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, डिवेलप बोला जाता है, डिवेलप और डेवलपमेंट। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सिंगुलर है, हैज लगा रखा है, थर्ड फॉर्म लगा रखा है, थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? नो करेक्शन, नो इंप्रूवमेंट, नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम दैट प्रोटेस्टर्स आर टू इग्नोर ऑर्डर्स बैनिंग देयर मार्च। अब देखो यहां पर क्या है कि 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कोई एक सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्ड और आगे है दैट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो जाए तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होती है। अब आप कहोगे ये नरेशन थोड़ी सा डायरेक्ट थोड़ी है, लेकिन कंजंक्शन दैट तो लगा हुआ है, 2 पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो बन गया ना नरेशन। तो यहां पर क्या आना चाहिए? पास्ट की फॉर्म। तो प्रोटेस्टर्स आर लिखा है, आर गलत होगा, तो क्या हो जाएगा? अब यहां से देखें, आर वाला गलत, हैव वाला गलत, क्योंकि हैव भी किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। तो कौन सही हो गया? प्रोटेस्टर्स इग्नोर्ड। तीसरा ओनली थर्ड वाला सही होगा, ओनली थर्ड, ये ऑप्शन। राइट नेक्स्ट इज इसमें बताए फाइनेंशियल प्लानिंग इज अबाउट मैनेजिंग योर मनी इन लाइन with what is best for you, hence it means investing in a product that generates low returns but which is in line with your required asset allocation and risk appetite. देखो कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है इज अबाउट मैनेजिंग योर मनी इन लाइन। इन लाइन का मतलब क्या है? इन चेक, मतलब कितना आप मनी
इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर एक लुक होना चाहिए। विद व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, जो तुम्हारे लिए अच्छा है या सबसे अच्छा है, कह सकते हो बेस्ट फॉर यू। इसलिए इसका मीनिंग इन्वेस्टिंग इन ए प्रोडक्ट दैट जनरेट्स लोअर रिटर्न नहीं। प्लानिंग का मतलब ये हमेशा नहीं है कि आप अपने मनी को इन्वेस्ट करो कि जो हमेशा लोअर रिटर्न दे, तो हैंस लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि यहां पर आएगा इवन इफ, देखो एज इफ नहीं, इवन इफ, बजाय इसके भी इवन इफ इट मीन्स इन्वेस्टिंग, तो यहां पर इवन इफ, अगर यहां तक कि अगर इसका मतलब इन्वेस्टिंग इन ए प्रोडक्ट दैट जनरेट लोअर रिटर्न्स होता है, तब भी आपको क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे ढंग से करना है। डजंट मैटर, जैसे हम बिजनेस टर्म की बात करें, कहना चाहता है कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको अपना रिसोर्सेज, आपको टाइम लगाना है ना। हम कहते हैं कि हेंस इसका मतलब ये होता है कि आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, बल्कि आपको अपना टाइम रिसोर्सेज बिजनेस में लगाना है, टाइम देना है, मेहनत करनी है। डजंट मैटर, देखो इवन इफ का मतलब क्या, डजंट मैटर इवन इफ आपका जो प्रोडक्शन है वो कम रहे, तो ये कहना चाहता है। लेकिन वो होना क्या चाहिए, बट विच इज इन लाइन, जो लाइन में हो विद योर रिक्वायर्ड एसेट एलोकेशन एंड रिस्क एपेटाइट, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग हो, ये कहना चाहता है। तो कौन सा हो जाएगा, इवन इफ वाला, ओनली वन। नेक्स्ट, अगेन वही सेम चीज है, डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर विल बीन नो इंग्रेंस इनटू द स्कूल अंटिल द फायर डिपार्टमेंट मेक्स एन ऑल क्लियर अनाउंसमेंट। इंग्रेस का मतलब होता है प्रवेश। क्या कहना चाहता है कि कोई भी प्रवेश नहीं होगा स्कूल में जब तक कि फायर डिपार्टमेंट जो है वो एक क्लियर अनाउंसमेंट दे दे कि अब सब कुछ सही है। सो देयर विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो पहली फॉर्म आएगी ना, फर्स्ट फॉर्म। देयर विल बी नॉट नहीं, देयर विल बी नो आना चाहिए, देयर विल बी नो इंग्रेंस इनटू देम, स्कूल नहीं होगा, देयर विल बी नो इंग्रेंस इनटू द स्कूल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, देम लगाने की जरूरत नहीं, ये देयर विल बी नो इंग्रेंस इनटू द स्कूल, कोई प्रवेश नहीं होगा स्कूल में जब तक कि फायर डिपार्टमेंट अनाउंस ना कर दे कि सब कुछ सही हो चुका है। नेक्स्ट 17th, बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू हैव एन, देखो यहां क्या लिखा है, एन, और यहां क्या है, ब्रेन ईटिंग। ये क्या है, कॉन्सोनेंट, वावल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, एन नहीं आ सकता बल्कि ए आएगा। बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू हैव में कोई गलती नहीं, ए आ जाएगा। वॉज फाउंड, वह लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वॉज ही आएगा। वॉज वर वाले ऑप्शन काट दिए हमने। वॉज फाउंड टू लगा, ये डबल डो टू वाला लगाने की जरूरत नहीं है, टू हैव ए, देखो यहाँ पे ए आ जाएगा एन की जगह। क्लियर। नेक्स्ट, हेड ऑन कॉलिजन्स, मतलब हेड ऑन का मतलब क्या है, आमने सामने से भिड़ जाना, बिल्कुल। ऑफन मैंगल द कार्स, मतलब कार्स को मैंगल का मतलब क्या है, रीशेप कर देना, उनकी दुर्गति बना देना। कार्स सो बैडली दैट दे रिजेंबल क्रश्ड सोडा कैंस, यानी कि हेड ऑन कॉलिजन्स ऐसे थे कि जो उन्होंने शेप कार्स के बना दी, कैसे बना दी, इतने ज्यादा बेकार बना दी कि उन्होंने रिजेंबल किया, जैसे कि रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना, कि जैसे वो सोडा कैंस की तरह दिखते हों। बताएं भाई, कोई भी करेक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज आफ्टर हिम हैड, आफ्टर हिम हैड तो हो ही नहीं सकता, हिम के बाद हैड लगा नहीं सकते, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही आना, देखती समझ में आ गया। आफ्टर ही हैड ट्राइड टू स्पेयर and roast the hot dog several times, the hungry camper gave up and ate it raw. जब दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस कनेक्टेड होते हैं बिफोर या आफ्टर से, तो हमें देखना पड़ता है, या किसी भी कंजंक्शन से तो हमें देखना पड़ता है कि पास्ट ऑफ द पास्ट कौन सा है, यानी कि पास्ट में भी उससे भी ज्यादा पास्ट कौन सी इवेंट हुई थी, जो सबसे ज्यादा पास्ट में हुई होगी उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, बचा किसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए यहां पर आफ्टर के साथ, जैसे मैंने कहा कि मेरे आने के बाद पिताजी ने खाना खाया, मेरे आने के बाद पिताजी ने खाना खाया, तो मेरा आना पहले हुआ होगा, पास्ट ऑफ द पास्ट, उसके बाद मैंने खाना खाया, वो उसके बाद हुआ।
तो मेरे पिताजी के आने के बाद मैंने खाना खाया, उनका आना पहले हुआ, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यानी कि आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि आफ्टर ही हैड तो बिल्कुल सही है, यहां पे आपको ट्राइड करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर गिव अप यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, वहां पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि आफ्टर ही हैड ट्राइड, ही ट्राइड नहीं, हैड वाला ऑप्शन सही होगा। ये TOO लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी लगाने की जरूरत नहीं, तो बचा क्या, ही हैड ट्राइड टू स्पेयर। स्पेयर का मतलब क्या, भाला लेके, जो सीख पे लेके नहीं हम लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं वो सेकते हैं कोई चीज खाने की, वही कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The painting looked like a real one, but the inscription on the back proved it was fake. Inscription का मतलब क्या होता है, लिखावट, लिखा होना कुछ, लिखावट, written something, written. The painting looked like a real one. जो पेंटिंग थी वो बिल्कुल सच्ची की लग रही थी, लेकिन जो उसके ऊपर लिखावट थी वो उसने प्रूव किया कि वो फेक थी, ऐसा कहना चाह रहा। लेकिन यहां पर देखो, प्रूव्ड इट वाज ए फेक। फेक क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता, और खासतौर से इंडेफिनिट आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं आता, एन नहीं आ सकता। यहां पे नाउन होने की जरूरत है, या तो आप आर्टिकल हटा दो तो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड इट, ऐसे इट, एक पहले आपने एस लगा दिया, ये भी इट इज इट वॉज होता है, फिर से वॉज लगा दो तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बात यहां पास की हो रही, लुक्ड है ना। प्रूव्ड इट वॉज एज फेक नहीं, इट वॉज फेक, ये वाला प्रूव्ड इट वॉज फेक, ये वाला सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, इफ द स्टूडेंट वुड ऑर्गेनाइज हिम फोल्डर, हिम फोल्डर ने हिज फोल्डर, हिम फोल्डर क्या होता है, पोजीशन लगेगा यहां पर। इफ द स्टूडेंट वुड ऑर्गेनाइज हिज फोल्डर बाय सब्जेक्ट, ही वुड बी एबल टू फाइंड हिज होमवर्क मोर क्विकली। अच्छा एक बात बता दें, वैसे तो यहां पर वुड के सारे ऑप्शन हैं और ये गलत भी था, हिज तो लगेगा, वुड ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता, हिम नहीं हो सकता, बचा तो ये लगा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये हमने लगा तो दिया क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये भी गलत है। रीजन क्या है कि यहां पर देखो, ही वुड बी एबल, आपने वुड लगा दिया, एक कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास है इफ के साथ, इफ के साथ वुड बी नहीं जाता, या वुड के साथ कोई भी फॉर्म नहीं जाती है। इफ के साथ अगर हम बात करें पास्ट की, तो इफ के साथ क्या जाता है, हैड जाता है, या सेकंड फॉर्म जाती है। अगर हम मान ले कि फ्यूचर में है, राइट, अगर हम मान ले फ्यूचर में, इफ द स्टूडेंट वुड ऑर्गेनाइज हिम हिज फोल्डर, अगर हम इसको फ्यूचर माने, हालांकि फ्यूचर में वुड का यूज दोनों तरफ नहीं किया था, इन्होंने गलत थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ऐसा लिखा है तो उसी को हमें सही मानना पड़ेगा। आप ये समझे कि वुड, विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, और इफ के साथ कभी भी वुड का कॉम्बिनेशन नहीं जाता, इफ के साथ या तो सेकंड फॉर्म होगी या हैड की फॉर्म लगती है। अब यहां पर ये फ्यूचर ही बताना चाहता है, लेकिन इसने गलती से या जैसे भी वुड का यूज किया है, तो अब यहां पे देखो वुड भी समझ जाना फ्यूचर है, और यहां पर अगर इसने वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाया तो यहां पे भी फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन है। फिर अगेन एक बात आती है कि अगर ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, कि जैसे यहां पे इसने विल लगाना चाहिए था लेकिन यहां वुड लगा दिया, यहां पर वुड लगा दिया, तो अब मेरे बच्चों ये बताओ, क्या कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज जो होती है फ्यूचर टाइप में, तो क्या उसमें विल या शैल का यूज करते हैं? जैसे मैंने कहा कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, राइट। ये देख, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तुमसे मिलूंगा, इसको जब ट्रांसलेशन कर रहा हूं क्या कैसे करेंगे, इफ आई विल गो टू दिल्ली, नहीं, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। बस आपको एग्जांपल बताने के लिए, बहुत ज्यादा स्पेलिंग पे ध्यान मत देना कि स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तुमसे मिलूंगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ आई विल नहीं लगता, तो यहां पर जैसे इफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेस होना चाहिए था, वो ऑप्शन हमारे पास है, तो अब हमारे पास जो बचता है वही लगा देंगे, वुड ऑर्गेनाइज। क्लियर?
तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा नरेशन और एक्टिव पैसिव में जो ऑर्थोडॉक्स नियम हम लोग पढ़ते हैं वो कभी कभी अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, ओनली शार्प वेपन विल बी एबल टू देखो विल बी एबल टू TO2 टू स्पेयर थ्रू, तो देख लो कहां पर है, विल बी एबल, विल बीन नहीं हो सकता, वुड बीन लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, आ भी नहीं सकता, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म जाती है। विल बी एबल्ड कुछ नहीं होता, विल बी एबल टू स्पेयर थ्रू, सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे चले आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉसूट के अकॉर्डिंग द ऑफिसर्स सबड्यूड का मतलब हटा देना, कम करना। According to the lawsuit, the officers subdued the suspect with unnecessary force and broke his arm. देखो ब्रोक लिखा हुआ है, पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म यहां पर भी लिखी हुई, इसका मतलब कोई भी एरर इसमें नहीं होगा। क्या लगा देंगे, नो करेक्शन नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज बिकॉज माई मेडिसिन इज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव, इफेक्ट से बनाना है, इफेक्टिव। Because my medicine is efficacious, I expect to feel better soon. Again, I expect TOO वाला नहीं, ये TO वाला है, I expect to feel better soon. ठीक है, देख लें कौन सा वाला सही जा रहा है। इसमें देख लो 2 वाला गलत, 2 के साथ फीलिंग नहीं आता। I expect to feel better, फॉर लगाने की जरूरत नहीं, सून वाला सही है, हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना होता। I expect to feel better soon, सी वाला। Now the next is the librarian tried, लाइब्रेरी ने ट्राई किया, to organizing नहीं होता, to organize होता है, to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन केस ऑफ इन्फिनिटिव ऑर्गेनाइज। अच्छा, ऑर्गेनाइज की 2 स्पेलिंग होती है, ऑर्गेनाइज ये वाला और दूसरा ऑर्गेनाइज ये वाला। ZESE दोनों स्पेलिंग सही है। SE होता है ब्रिटिश, यानी कि व्हाट वी फॉलो, व्हाट इंडियंस फॉलो, और ZE का मतलब अमेरिकन वाला, अमेरिकन लैंग्वेज में ZE स्पेलिंग होती है। सो टू ऑर्गेनाइज द बुक्स, टू ऑर्गेनाइज ये वाला 2 आएगा नहीं, ये वाला 2 आएगा नहीं, 2 के बाद टू ऑर्गेनाइज देम बुक्स लगाने की जरूरत नहीं, द बुक्स, ये टू ऑर्गेनाइज द बुक्स, सो डी वाला। नाउ द नेक्स्ट 26 इज आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट, पूरी रात काम करने के बाद, ऑल फायरमैन, जो फायर बुझाने वाले लोग थे, फाइनली सबड्यूड हटा सके, कम कर सके, द जाइगेंटिक मतलब क्या है, जायंट से बना, जायंट मतलब क्या, बहुत ही बड़ा, विशाल। जाइगेंटिक ब्लेज का मतलब क्या है, जब कहीं आग लग जाए है ना, विस्फोट हो जाए तो उससे ब्लेज निकल के आती, चकाचौंध, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत रोशनी निकल के आती है। दैट थ्रेटेंड द एंटायर नेबरहुड, जिसने डरा दिया किसको, द एंटायर नेबरहुड को। इसमें भी कोई भी करेक्शन की रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। दैट थ्रेटेंड, फॉर एंटायर लगाने की जरूरत नहीं है, थ्रू थ्रेटेंड, दैट थ्रेटनिंग नहीं, यही सही होगा। नो, ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट इज 27th, नोमैड्स का मतलब होता है बंजारे, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, कहाँ खा रहे, कहाँ पी रहे, कहाँ सो रहे, मर्जी आ रही जहाँ सो जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, नोमैड्स, ठीक है। द नोमैड्स, बंजारे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एज एन कारवा, नहीं कारवा की तरह मतलब अपने कारवा लेके चलते हैं, पूरा अपने सदस्यों को लेके चलते हैं, टीम को लेके चलते हैं, एज ए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए, अगर हम कहें कि ये बात सर प्रेजेंट में भी तो हो सकती है, हाँ हमने कहा बिल्कुल हो सकती है, तो द नोमैड्स ट्रैवल थ्रू होगा, ट्रैवल्स अगर होता तो सही होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी ये नहीं, नोमैड्स लिखा हुआ है तो यहां पर प्लूरल है, तो ट्रैवल होना चाहिए,
एस नहीं लगना चाहिए वर्ब में क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ देखो, ये एन कारवां, कारवां के साथ एन नहीं आ सकता, ए आएगा ना, इसलिए ये गलत हो गया। अब द नोमैड्स ट्रैवलिंग एज ए कारवां फ्रॉम, ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा अगर हम यहाँ पे ट्रैवलिंग लगा दें। तो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते थे, ये लगाएंगे। अब हमारे पास दो बचे, ट्रैवल्ड एज ए कारवां, ट्रैवल लाइक एन कारवां। एन कारवां तो होता नहीं, तो बचा क्या, ट्रैवल्ड एज ए कारवां, ए वाला। नाउ द नेक्स्ट इज द मोबिलिटी एट विद द किंग एंड क्वीन ड्यूरिंग द ह्यूज फीस्ट। ह्यूज फीस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फेस्टिवल होता है उससे फीस्ट बना हुआ है, यानी कि कोई फेस्टिवल होगा जिसमें खाना पीना होगा। तो नोबिलिटी ने, नोबिलिटी का मतलब यहां पर ये है उच्च समाज के लोग, एरिस्टोक्रेट, उच्च समाज के, या हम लोग को कह सकते हैं जेंट्री। तो जेंट्री ने खाया किंग के साथ और क्वीन के साथ। तो क्या इसमें कोई एरर है, कोई गलती है? बिल्कुल भी कुछ भी चेंज रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, नो चेंज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वर, अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है, वर तो आ नहीं सकता, वॉज। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वॉज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय द स्पंज दैट आई वॉज यूजिंग टू क्लीन द किचन काउंटर्स। थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर के कंप्लीटली उसने एब्जॉर्ब कर ली, किसी के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। थोड़ा सा पानी था, उस स्पंज जो था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि मैं किचन की सफाई के लिए यूज़ करता था। तो क्या हो जाएगा, अगेन वॉज हो जाएगा अमाउंट, ये ऑफ वाटर लगाने की जरूरत नहीं, ऑफ वाटर, वर नहीं, वॉज, ए वाला ऑप्शन सी, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मेकिंग ए रीच फॉर द बॉल, द फुटबॉल प्लेयर स्टक his arm out as far as possible. रीच फॉर द बॉल मतलब बॉल को पकड़ने के लिए, मेकिंग ए रीच, यहां पर रीच एक नाउन की तरीके से आया, किस चीज के लिए, फॉर द बॉल के लिए। फुटबॉल प्लेयर जो था उसने अपना हाथ फंसा लिया, स्टक, स्टिक से बना स्टक, आउट एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा दूर हो सकता था उतना ज्यादा, राइट। तो यहां पर भी कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, नो चेंज रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 300 के 300 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। इन केस एनी क्वेरी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और मैं लाइव जब क्लास चलती है तो उसमें मैं, हालांकि वो लाइव नहीं होती, रिकॉर्ड होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइव जब क्लास चल रही होती है तो मैं ऑनलाइन रहता हूँ। आप मुझसे चाहें तो जो चैट बॉक्स होता है, चैट में आप लोग बात करते हो आपस में, तो मैं, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर वहाँ पे जाके दूंगा। और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जय हिंद हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच।